2005 में आई वॉज गोइंग टू होम टाउन फरुखाबाद। तो मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी में 5 लोग थे। मैं ड्राइवर, 2 लोग बचे, 3 लोगों की डेथ हो गई थी और मैं 68% डिसेबल्ड हो गया। मैं कांग्रेस की जहाँ तक बात करता हूँ, मैं राजीव गांधी ही वॉज ए वेरी एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर। मैं पार्टी में रखी भी उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आज कंप्यूटर युग को भारत में लाने का काम माननीय राजीव गांधी जी ने किया और युवाओं के लिए संदेश मेरा यह है कि वो देश की मुख्य धारा में जुड़ें और देश की प्रगति के लिए काम करें। और अगर हमारे देश के बच्चे जो कर्णधार हैं, अगर कोई गलत रास्ते पे भी जा रहा है, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उनकी बेड़ा है। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने काफी ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया और RWA से शुरू होकर के वो कब राजनीति में पहुंचे, इसका उन्हें शायद खुद भी पता नहीं चला। आज हमारे मेहमान हैं गांधीनगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल बाजपेयी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजपेयी जी, बताएं किस तरीके से आपका सफर शुरू हुआ। पहले RWA में थे और उसके बाद राजनीति में आप MLA बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, सोशल वर्क करने की जिज्ञासा मेरी कॉलेज टाइम पे थी और जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव था, उस समय मैं वहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के मैं वहाँ से जीता। उस समय मन में ये थी कि जनता के लिए कुछ करना चाहिए और धीरे धीरे हम लोग काम करते भी रहे। और इसी समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस में काम करना शुरू किया और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंत्री के पद पर भी आसीन रहा हूँ मैं, जब तक मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। उसके बाद फिर 2005 में आई वॉज गोइंग टू होम टाउन फरुखाबाद। तो मेरा काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी में 5 लोग थे। मैं और ड्राइवर, 2 लोग बचे, 3 लोगों की डेथ हो गई थी और मैं 68% डिसेबल्ड हो गया। उसके बाद मेरे मन में था, मैं 2 बैसाखी लेकर चलता था, तो मेरे मन में था कि कुछ समाज की सेवा करना एक शुरू से एक शौक था। तो हम लोगों ने रघुवरपुरा, जहाँ मेरा निवास स्थान था, वहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, RWA, और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। जब मैंने RWA बनाई तो कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि छोटी सी RWA क्या करेगी, और मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को जोड़ा उसमें और स्वच्छता को लेकर एक अपने पूरे क्षेत्र में हमने अभियान चलाया। और दिल्ली में रघुवरपुरा RWA एक ऐसी RWA थी कि जिसमें मैंने अपने ऑफिस के अंदर सफाई कर्मचारियों का रजिस्टर मेंटेन करा दिया कि जब वो आते थे तब हाजिरी वहाँ लगाएंगे और जब वो जाते थे तो हाजिरी वहाँ लगाएंगे। और इस तरह RWA में मैंने स्वच्छता अभियान में मेडिकल कैंप और इस तरीके से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों को बुलाने का भी कार्यक्रम किया गया। पुलिस नागरिक सद्भाव पर विचार गोष्ठियाँ करनी शुरू की और जो हमारे मीडिया के लोग थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने इस मामले में मेरा बड़ा सहयोग दिया। कुछ ही 6-7 महीने के बाद मैं गांधीनगर RWA का अध्यक्ष बना। उसके बाद मुझे फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। जब मुझे फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया तो बड़ी जिम्मेदारी थी और मैंने फेडरेशन में अच्छे लोगों को जोड़ने का काम किया और दिल्ली के अंदर जो सामाजिक मुद्दे थे और जनता के हितों के मुद्दे थे, उनमें मैंने उनके लिए संघर्ष करना शुरू किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और मैं माननीय अरुण जेटली जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और आज उनकी पार्टी
ने मेरी टिकट ने मेरी मदद की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे इस योग्य समझा। और मैं गांधीनगर की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा, क्योंकि एंटी कमेंसी भी होती है, सब कुछ होता है, पार्टी चेंज करने के बाद बहुत कुछ लोग विरोध में भी खड़े होते हैं, लेकिन सबने मेरे लिए काम किया और मैं दोबारा 20 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मैं मोदी जी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर मुझे गांधीनगर की जनता ने दोबारा चुनकर भेजा। सर, फिल्में देखने का शौक होगा आपको, देखते हैं फिल्में? अभी फिल्म रिलीज हुई है केरला स्टोरी करके, कल बीजेपी ने उसका स्क्रीनिंग रखी थी डिलाइट हॉल पे, काफी सारे लोग आए, अंदर जय श्री राम के नारे लगे, सब चीजें ठीक है। आपने देखी फिल्म वो? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो लोग फिल्म दिखाए मैंने उनसे पूछा जरूर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस, हाँ जी, क्या फीडबैक मिला आपको फिल्म का? ये देखिए, वो जो फिल्म है वो सत्यता के आधार पे आधारित है, जैसा लोगों ने बताया है कि ऐसा हो रहा है। देखिए, कोई भी कथावाचक, कोई भी फिल्म का निर्देशक कोई गलत चीज नहीं बनाएगा। नहीं, मैं फिल्म और की बात ही आप नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने स्क्रीनिंग क्यों, मतलब बीजेपी को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि ये स्क्रीनिंग करनी पड़ गई? क्या बीजेपी को ही अधिकार है इस तरीके से दिखाने देखिए का? मेरी बात सुनिए, ये क्योंकि देश इससे में, पहले एक स्क्रीनिंग की गई देखिए थी जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी, उस समय भी स्क्रीनिंग बीजेपी ने की थी। ये फिल्म की भी स्क्रीनिंग कर रही है, क्या क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है ये? देखिए, हम ऐसा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कभी कुछ नहीं करते। अगर कोई चीज अच्छी आई है तो उसको देखने में कोई बुराई थोड़ा ना है। भाजपा ने तो पिक्चर बनवाई नहीं हो, भाजपा ने जो कहा नहीं डायरेक्टर्स की, तो पिक्चर बनाओ, मेरे लिए बनाओ। निर्देशक ने पिक्चर बनाई है, फिल्म निर्माता ने, अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों को भी देखनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी देखनी चाहिए। अरे भाई, कोई चीज अच्छी आई है तो देखना चाहिए उनको, देखने में क्या बुराई है? आपको कमेंट्स करना है तो आप करिए बाद में। अब देखिए, इस देश में जब रामायण दिखाई जा रही थी तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तब भी लोग आरोप लगाते थे कि जब कांग्रेस रामायण दिखा रही है, कांग्रेस महाभारत दिखा रही है, तब भी विपक्ष के लोग इस तरीके की बात करते थे। अच्छी चीज है, उसको देखना चाहिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना विरोध करिए, प्रजातंत्र में सब कुछ जाए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आपने इन तीनों में आप रहे, क्योंकि हम जब दो तीन जगहों पे काम करते हैं तो हमारा एक ओपिनियन बन सकता है, बना सकते हैं हम लोग कि ये जगह बेस्ट है, ये जगह ठीक है काम करने के लिए। आपको क्या लगता है तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी बेस्ट है काम करने के लिए? मैं कांग्रेस की जहां तक बात करता हूं, मैं, राजीव गांधी, ही वॉज ए वेरी एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं पार्टी में रह के भी उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आज कंप्यूटर युग को भारत में लाने का काम माननीय राजीव गांधी जी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया कि, और आज देखिए ना, आज आज भारतीय जनता पार्टी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की 3 मई 2019 को, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा मुझसे, वाई आर यू ज्वाइनिंग द आम आदमी, मतलब बीजेपी, यू आर लिविंग द आम आदमी पार्टी, कोई एक चीज बताइए। तो मैंने कहा, देखिए, ये पहली बार था जो मैंने टेलीविजन पे देखा कि अमेरिका ऐसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति दर्शक दीर्घा में बैठा था और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो डाइस पे खड़े होकर और अमेरिका की जनता को संबोधित कर रहे थे। ये काम आज तक नहीं हुआ कभी। आज लड़ाई यूक्रेन की हो, लड़ाई रशिया की हो, यूक्रेन का राष्ट्रपति जिसकी भी, वो भी भारत मोदी जी से तरफ आशा भरी निगाह से देखता है। वाकई में आप ये सोचते हैं कि वो इंडिया का कुछ फर्क पड़ता है उनकी रूस और यूक्रेन की लड़ाई पे? आप देखिए 22,000 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाल दिया गया। भीषण लड़ाई में 2 दिन का युद्ध विराम हुआ। इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहा, जी हम कैसे जाएंगे? हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा, अरे भाई भारत का झंडा पकड़ो। और पाकिस्तान के लोगों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया, बांग्लादेश के लोगों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया, नेपाल के लोगों ने तिरंगा हाथ में लिया, भूटान के लोगों ने तिरंगा हाथ में लिया, और वो लोग इंडिया वापिस आ गए। ये कम बड़ी बात थी? अगर 22,000 सैनिकों को, हमारे स्टूडेंटों को यूक्रेन रोक लेता, कुछ भी ब्लैकमेल कर सकता था। लेकिन ये मोदी जी की
सफल कूटनीति थी, सफल राजनीति थी, सफल विदेश नीति थी कि हमारे 22,000 स्टूडेंट्स को वो वापस ले आए। चलिए, तो देश विदेश की बात हो गई, हम वापस लौटते हैं आपके क्षेत्र की तरफ। गांधीनगर में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज तक वाकई में मुद्दे हैं जिन पर जैसे चुनाव लड़े जा सकते हैं। जैसे एक तो बहुत ज्यादा वहां पर रश रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, जो आप पहले उठाया करते थे जब आप आरडब्ल्यू के अध्यक्ष होते थे रघुवरपुरा से। उस समय आप ये तमाम मुद्दे उठाया करते थे, अभी तक वो मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए, सुलझ नहीं पाए, क्या कारण है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक को लेकर और सड़क जाम को लेकर माननीय दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी का एक आदेश है कि दिल्ली की 16 मार्केट में वन ऑफ देम गांधीनगर मार्केट, जिसके अंदर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो सकती है। हमने आरडब्ल्यूएस के साथ और मार्केट एसोसिएशन में, जो मार्केट एसोसिएशन के हमारे गांधीनगर के प्रधान हैं, सुभाष रोड के प्रधान हैं, रामनगर मार्केट के प्रधान हैं, और आरडब्ल्यूएस के साथ लेके हमने गांधीनगर थाने में एक बड़ी मीटिंग की और वो 1.25 घंटे की मैराथन मीटिंग थी। और हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया कि व्यापारियों के हितों को भी ध्यान में रखा और उसके बाद आरडब्ल्यूएस के लोगों को भी, क्योंकि मिश्रित क्षेत्र है, और हमने कहा कोई 20 का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे किसी को दिक्कत ना हो। व्यापारी भी है, कहाँ जाएंगे? तो एक निर्णय ये हुआ कि 1 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग गांधीनगर में बंद होनी चाहिए। और हमने कहा जी 1 तारीख से इम्प्लीमेंट कराएंगे 1 महीने के लिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आगे बढ़ाएंगे, खराब आएगा तो फिर बैठक करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के, बड़े व्यक्ति के राजनीतिक दबाव के कारण, नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन बड़े राजनीतिक व्यक्ति के दबाव के कारण उस काम को रोक दिया गया और वो लड़ाई आज भी जारी है। हम स्पेशल कमिश्नर साहब से भी मिले हैं और मेरे पास कम से कम 15 पत्र हैं जिनमें डीसीपी ट्रैफिक, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक, सबके पत्र हैं। लेकिन मैं ये आपके चैनल के, आपके राजनीति.com के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम भी लोग भिड़ने वाले हैं और हम छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, और अंतिम निर्णय हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में ये सीधा सीधा माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना है कोर्ट की, और हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उनको और हम कहेंगे उनसे कि ये कोर्ट की अवमानना के केस है। और गांधीनगर में 3 कैजुअलिटी हो चुकी है, एक 45 साल का यंगस्टर, एक 32 साल का बच्चा, एक 63 साल की महिला जाम के कारण नहीं जा सकी और उसको हार्ट अटैक में। इसके अलावा जब कभी आग लग जाती है मार्केट में तो गलियों में फायर ब्रिगेड को घुसने में इतनी दिक्कत? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, अभी मैं फायर ब्रिगेड की सीओ से मिला और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गांधीनगर सबसे पुराना है, गीता कॉलोनी का तो फायर स्टेशन है बट गांधीनगर में कोई फायर स्टेशन नहीं, और गीता कॉलोनी के पास जो जगह पड़ी हुई है वो गांधीनगर के नाम से लॉट है और गांधीनगर में फायर स्टेशन नहीं। 6 लोग मर गए बेचारे गांधीनगर में। अभी 3-4 महीने पहले आग लगी, फिर मुल्तानी मोहल्ले में आग लगी। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहा, मैंने कहा साहब गांधीनगर को फायर स्टेशन दे दो। अभी पिछले सप्ताह मेरी कमिश्नर एमसीडी ज्ञानेश प्रताप सिंह जी से भी बात हुई है और फायर ब्रिगेड के सीओ से भी बात हुई है, और ही एश्योर्ड मी कि गांधीनगर को गांधीनगर का फायर स्टेशन दिया जाएगा। अभी लास्ट वीक फ्राइडे को हम लोगों ने विजिट किया है, तो उसमें एमसीडी के बड़े अधिकारी थे, फायर के भी थे, और हमने उनको जगह भी दिखाई है, यहाँ आपका ट्यूबवेल लग सकता है और जो हमारी गलियों के कॉर्नर है वहाँ पर पोल लग जाए और उसमें जो पानी की जो पाइप है वो हर गली पे लगा दिए जाए, और जो तार बिजली के लटकते हुए तार हैं, गाड़ी फायर ब्रिगेड की जा नहीं सकती, इसलिए भी एक 2-3 महीने पहले आदमी की डेथ हो गई। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है और जल्दी आपको गांधीनगर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 400 तिरंगी लाइटें, हिंदुस्तान का पहला विधायक हूँ
जो एमएलए फंड से 400 लाइटें हमने गांधीनगर की, जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ से खत्म होती है, लाइटें, तिरंगी लाइटें, क्या मकसद है इसका? 400 लाइटें, कि उनको लगे कि ये गांधीनगर है, अच्छा, इससे अलग पहचान। अलग पहचान। दूसरा बताऊं आपको, मैं गांधीनगर की मार्केट को डेवलप कराने के लिए कोशिश में लगा हुआ हूँ। गांधीनगर की मार्केट को चांदनी चौक की तर्ज पर लाना, ये मेरा मकसद है। और मेरी कोशिश ही होगी 2025 के चुनाव के पहले मैं गांधीनगर को चांदनी चौक की तर्ज पर गांधीनगर को बना सकूं। 17 साल बाद मैंने गांधीनगर मार्केट का रोड बनवाई है, आप देखिए जाके। आप, मेरी विधानसभा भी उसमें बुद्ध विहार तक आती है। झील रोड मेरा नहीं है, विधानसभा किशन नगर की है, मैंने बनवाई। झील से लेके आजाद नगर चौक कृष्णा नगर विधानसभा आती है, सतनाम रोड, मैंने अपने एमएलए फंड से वो रोड बनवाई है। हमने तो और भी विधानसभाओं को भी। आप क्योंकि जमीनी स्तर से शुरू से जुड़े रहे, इसलिए आपको तमाम समस्याएं पता थी। एक समस्या और है, जो पार्किंग का जो मैंने जिक्र किया था, वो अभी तक नहीं सॉल्व हुई। अब वहां पर पूरा जो पुस्ते वाला एरिया है, वहां पर इलीगल पार्किंग चलती है, पार्किंग माफिया बहुत सक्रिय है वहां पर। उसको लेकर के क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, उस समय मैं आरडब्ल्यू में था, आज भी कटिंग भी मेरे पास रखी। हमने पार्किंग बनाने के लिए पहल की है। अभी हमने 2 जगह अधिकारियों को दिखाई है, एक शास्त्री बारक में 2 जगह जहां अवैध पार्किंग चल रही है, एक मैंने बंद करा दी। हमने कहा यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए। एक पुराने पुल के पास सोनिया गांधी कैंप के बगल में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इशारा आप समझ गए होंगे, बड़े नेता के चहेतों ने जबरदस्ती कब्जा करके वो जगह की 3,40,000 रुपये महीने में किराए पे, बहुत बड़ा एरिया है। बड़ा एरिया है। मैंने कहा उस दिन कमिश्नर साहब से, अधिकारी भी विजिट किए, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये सारी डिमोलिश कराइए और यहाँ पर मल्टीनेशनल पार्किंग, डबल पार्किंग बन सकती है, जिसके अंदर 300 से 400 गाड़ी खड़ी होंगी। अभी गांधीनगर मेन रोड पे पार्किंग थी पुस्ते के ऊपर, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, मैंने कहा ये अवैध पार्किंग चल रही है। एमसीडी की डीसी से बोला, वंदना सिंह से, मैंने कहा वंदना जी, आपके नाम पर एमसीडी का बोर्ड लगा के लोग पैसे वसूल रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि पार्किंग हटा दी गई। उसके बाद लोगों ने अंदर पार्किंग लगानी शुरू कर दी। फिर मैंने यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा, मैं कहा भाई ये क्या है? यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो जगह मशीन लगा के तोड़वा दी। परसों मैं वहां से निकल रहा था, फिर लोगों ने सड़क पे पार्किंग लगानी शुरू कर दी। तो मेरा कहने का मतलब है, इतने बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं, मेरे पे बड़े दबाव आते हैं, धमकी भी कई बार मुझे दी गई है, मैं ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूँ। लेकिन मृत्यु से नहीं डरना चाहिए जब आदमी सोशल लाइफ में है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि गांधीनगर के लोगों को पार्किंग की सुविधा दिलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और मैं कोशिश मेरी ये है कि गांधीनगर के लोगों को पार्किंग अच्छी व्यवस्था में कराऊंगा। मार्केट एसोसिएशन से बातचीत हो रही है, मैं मार्केट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी दल के हों, लेकिन पार्किंग ऐसी समस्या, जाम ऐसी समस्या के लिए मार्केट एसोसिएशन हमेशा हमारे साथ खड़ी है। एक अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है हमारा कार्यक्रम, तो मेरा एक सवाल ये है कि क्राइम आपके एरिया में है अभी भी, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है, और जो पुलिया वाला एरिया है सीलमपुर की तरफ से, अगर हम मेट्रो स्टेशन की तरफ से आते हैं तो वहां पर अभी भी क्राइम होता है, रात के समय वहां से नहीं गुजर सकते अकेले आप। तो ऐसा क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि, क्योंकि युवा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में काफी ज्यादा, नशे में और इन सब चीजों में, क्राइम में, तो क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे जिससे कि? आपने पुलिया की बात की है, एक हमारे यहाँ ईस्ट रोड सीलमपुर की गली नंबर 4 है, एक अजीत नगर की पुलिया है, एक गली नंबर 2 कैलाश नगर हनुमान मंदिर पास, जहां मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई है, और एक वो गली है। एक गली हमारे यहाँ शास्त्री पार्क में पुलिया थी, शास्त्री पार्क की पुलिया को हमने एक पुलिया एडिशनल बनवा दी, वहां भी क्राइम होता था, भीड़ में एक ही पुलिया से लोग जाते थे और एक ही से आते थे, तो वहां मैंने दूसरी पुलिया बनवा दी, तो जाने की अलग और आने की अलग, क्राइम कम हुआ है। अजीत नगर की पुलिया में एक साथ जब लोग, क्योंकि गांधीनगर कमर्शियल एरिया है, लोग जॉब करने के लिए आते हैं, तो एक साथ भीड़ आती है और शाम को एक साथ भीड़ जाती है, तो नेचुरली किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी की पॉकेट मार दी जाती है।
हमने वहाँ से भी इंक्रोचमेंट हटवाई है। और मेट्रो का स्टेशन सीलमपुर जाने के लिए वो रास्ता खुला हुआ था कागजों में, लेकिन वहाँ पे जो बैंक्वेट हॉल वाला है उसने पैसे जो सेटिंग करके मेट्रो वालों से और वो करा दिया उसने, मैंने वो शुरू करा दिया, आज 3 साल पहले ही शुरू करा दिया मेट्रो के चेयरमैन से बात करके, और वो पुलिया भी सेंक्शन हो गई है सेकेंड। तो रेलवे के अधिकारियों ने कहा मुझसे कि मेरे पास फंड नहीं है, तो मैंने कहा पैसा मैं दे दूंगा, और शीघ्र ही उस पर काम हो रहा है। और अगर वो तीनों पुलिया अंडर पास वहाँ से एडिशनल एक बन जाएगी तो मैं समझता हूँ कि भीड़ का रेला जो एक तरफ से आता है वो नहीं आएगा। युवाओं के लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आजकल नशा बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। और जो हमारे यहाँ लोग हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन हमारे यहाँ नहीं हो पाती है, मैंने पुलिस विभाग में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी 1-2 बार कहा है। कई बार मकान में किराएदार आते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कि ये शरीफ है या बदमाश है। पुलिस वेरिफिकेशन अगर लोग कराएं तो आधे लोग वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन लोगों को करानी चाहिए। और युवाओं के लिए संदेश मेरा ये है कि वो देश की मुख्य धारा में जुड़ें और देश की प्रगति के लिए काम करें। और सरकार की, केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उस योजनाओं में भागीदारी करें। अगर कोई आपराधिक व्यक्ति भी है और वो अपना जीवन अच्छा जीना चाहता है, जैसे अब थानों में पहल हो रही है, थानों में लाइब्रेरी खोली जा रही है, हमारे कृष्ण नगर पुलिस स्टेशन में बढ़िया लाइब्रेरी खोली गई है। सीलमपुर का कुछ हिस्सा मेरा आता है, तो उस दिन मैं सीलमपुर थाने गया था, तो वहाँ के एसएचओ ने भी लाइब्रेरी दिखाई। और हम लोग भी ये कहते हैं कि भाई बच्चों को मोटिवेशन होना चाहिए। और अगर हमारे देश के बच्चे जो कर्णधार हैं, अगर कोई गलत रास्ते पे भी जा रहा है, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उनकी बेड़ा है और हम लोगों का भी बेड़ा है। तो देश के युवाओं को चाहिए मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। और अपराध करने वाले लोग का समय ज़्यादा नहीं होता है। एक दिन मैं कई बार जेल में विजिट करने के लिए गया, तो कई अपराधी मिलते हैं, वो कहते साहब 1 मिनट का गुस्सा आज मुझे 11 साल जेल में हो गए। एहसास तो उनको भी होता है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती होती है। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को अच्छे रास्ते पे आना चाहिए। अच्छा वाजपेयी साहब, हमारे पोर्टल राजनीति.com के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मनोज जी का और मोहित कवात्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और राजनीतिक.com एक बढ़िया अच्छा काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि जागरूक आपका चैनल है, और जिस एम से आपने इसको स्थापित किया है, और अच्छी टीम है और सब लोग हैं, लेकिन प्रश्न यहीं पर नहीं समाप्त होना चाहिए कि जिस तरीके से अर्जुन का एक ही उद्देश्य था कि मछली का आँख का भेदन करना, तो लक्ष्य ये था कि वो मछली पूरे उसमें घूम रही थी तेल के अंदर, तो उन्होंने तेल को नहीं देखा है, उन्होंने मछली की आँख को देखा है। तो वो संकल्प आपका होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत आपने की है। और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि सरकारें भ्रष्टाचार के नाम पर बदलती हैं। आप भी, आपका चैनल भी कोई ऐसी भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं जो जनहित में है, मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात या अनिल वाजपेयी की फायदे की बात हो। मान लो कोई एजुकेशन का करप्शन है, कोई राशन का घोटाले का करप्शन है, कोई सीसीटीवी कैमरे का है, कोई रोड का करप्शन है, तो ऐसी भी जो करप्शन की चीज़ें हैं उनको भी आपको उजागर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कई ऐसे राजनीति.com जैसे है, ऐसे तहलका है, या कुछ और भी चैनल आए हैं जिन्होंने शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ की और एक दिन सुर्खियों में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीतिक.com हम नेताओं के
इंटरव्यूज के अलावा, उनके व्यूज जानने के अलावा भी लोगों की और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेगी। इसमें मेरे लायक जो सहयोग होगा, मैं हमेशा आप लोगों को हूँ। मेरी पूरी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उद्देश्य मोहित जी, मनोज जी और आपकी जो पूरी टीम जो लेकर चली है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर आपको कामयाबी दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। वाजपेयी साहब, अगर जनता आप तक पहुंचना चाहे, किसी समस्या में हो कोई, तो आप तक कैसे पहुंच सकता है वो? क्या आपके कार्यालय का कोई टाइमिंग है? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और कुछ लोग अनुसरण भी कर रहे हैं उसका। आई एम ए फर्स्ट MLA इन इंडिया, जो मैं कह रहा हूँ। हमने अपना चलता फिरता विधायक कार्यालय खोल रखा है। एक गाड़ी है हमारे पास, उस गाड़ी की दोनों तरफ स्टिकर लगे हुए हैं। उसमें हमारा एक लड़का बैठता है, ऊपर पूरा होर्डिंग लगा हुआ है, और उसमें माइक रखा रहता है। एक पोर्टेबल कुर्सी रखी रहती है, एक लैपटॉप होता है उसके अंदर, पेंशन के फार्म होते हैं, आधार कार्ड के फार्म होते हैं, और हम उसके पास जाते हैं। और ऐसा भी मेरे मन में क्यों आया कि मेरा ऑफिस आज़ाद नगर पे था, और बुलंद मस्जिद का क्षेत्र मेरा पड़ता है, साफसी पार्क। तो एक लेडी, मुस्लिम लेडी, मेरे ऑफिस में आई, और सेकंड में मेरा ऑफिस था फ्लोर पे। वो आई, बड़े हाँफने लगी और बोली, भाई साहब एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा बताइए। बोला, साफसी पार्क से आने में मेरे 60 रुपये खर्च हो गए, और 60 ही मेरे जाने में खर्च हुए, 120 रुपये। तो मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसे कितने लोग होंगे कि जिनके 120 रुपये खर्च हुए होंगे। तो मेरे मन में एक आशा थी। उसके बाद में 20 में जब चुनाव जीत के आया, कोरोना का टाइम था, और मैंने उस ऑफिस को बनाया, और मैं उस ऑफिस में जाता हूँ उसको गाड़ी को लेकर, अचानक किसी चौराहे पे चला जाता हूँ। ये पहला मैंने किया है। हमारे संगठन मंत्री माननीय सिद्धार्थन जी और पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने उसको झंडी दिखाकर उसका वो किया है। और मेरे हर, जैसे सीलमपुर है, सीलमपुर में मैं सैटरडे जाता हूँ। मुल्तानी मोहल्ले मैं हर बुधवार जाता हूँ। फ्राइडे मैं बुलंद मस्जिद साफसी पार्क जाता हूँ। अजीत नगर में कल 11 बजे खोलने जा रहा हूँ। तो हमारे जगह जगह ऑफिस है, और हम तो सड़क पे आदमी हैं, हम कोई करोड़पति नहीं है। और स्कूटर पर बैठ के, आज 8 साल विधायक बने हो गया, स्कूटर पर बैठकर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में चलता हूँ। आपके भी ऑफिस में स्कूटर से आया हूँ, स्कूटर पे चलता हूँ। गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? क्या बात, गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? ये गाड़ी ली है मैंने, अभी मैंने एक गाड़ी फाइनेंस कराई है, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं भाई 8 साल हो गए, एक गाड़ी तो ले लो। और वो भी गाड़ी दिल्ली विधानसभा में विधायकों को 13% पे गाड़ी मिलती है, और बाहर 9% पे मिली है। अब ये तमाशा देखिए आप। तो गाड़ी मैंने ली है, लेकिन 90.9% मैं अपने क्षेत्र में स्कूटर पे घूमता हूँ। और उसका फायदा क्या होता है, कोई आदमी रोक लेता है, रोको रोको विधायक जी रोको जरा, हमारी गली में कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं वहीं खड़े होकर फोन करता हूँ कि भाई ये कूड़ा पड़ा हुआ है। और मैंने क्या किया है, मैंने अपनी पूरी विधानसभा को 32 सेक्टर में बांट दिया, और सब जगह MLA कोऑर्डिनेटर बना दिए। गांधीनगर का MLA कोऑर्डिनेटर अलग, मुल्तानी मोहल्ले का अलग, अजीत नगर का अलग, शास्त्री पार्क का अलग, बुलंद मस्जिद का अलग। और हमने काम बांट दिए, MLA रिप्रेजेंटेटिव बना दिए हमने। एजुकेशन का काम ये देखेंगे, राशन का काम ये देखेंगे, पुलिस का काम ये देखेंगे। हर आदमी नहीं बोल सकता। तो हमने, और उनको हर हफ्ते हमारी मीटिंग MLA कोऑर्डिनेटर्स के साथ होती है, और वो हम संकल्प लेकर चल रहे हैं। और बाकी देखिए, दुनिया में हर आदमी हर व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। हर आदमी का फोन हम नहीं सुन सकते, कई लोग शिकायत करते हैं, कई लोग ऐसे हैं रात को 12-1 बजे भी फोन करते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा साहब, हम उनकी भी सुनते हैं। कई लोग गाली भी बकते हैं।
कई बार अपने रिश्तेदारों के अपने घर के प्रोग्राम में हम नहीं जा पाते, लेकिन फिर भी जिस जनता ने, गांधीनगर की जनता ने मुझे दूसरी बार चुनकर विधानसभा में भेजा है और उसका मुझ पे ऋण है। और जो गले में माला मेरे डाली जाती है, वो एक एक पंखुड़ियाँ, वो गांधीनगर का जनता का ऋण मेरे ऊपर है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनका सेवा करके उनका ऋण उतार सकूं। तो ये थे अनिल वाजपेयी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, तमाम हमें सुझाव भी दिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अनिल वाजपेयी और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।